स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम बात करने वाले हैं धातुओं और अधातुओं की उस अद्भुत दुनिया के बारे में जो असल में हमारे आसपास मौजूद हर छोटी बड़ी चीज की बुनियादी ईंटें हैं। सोचिए, एक सुई से लेकर हवाई जहाज तक सब कुछ इन्हीं तत्वों से बना है। इन तत्वों की प्रकृति को समझना सच में बेहद रोमांचक है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 अहम टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले तत्वों से परिचय, फिर रासायनिक टकराव और अभिक्रियाशीलता, आयनिक आबंधों की शक्ति, पृथ्वी से छिपे हुए खजाने निकालना और आखिर में धातुओं की सुरक्षा और पूर्णता। तो सबसे पहला भाग है तत्वों से परिचय। आइए इस भौतिक दुनिया के कुछ बेसिक नियमों को समझते हैं। अब देखिए, धातु और अधातु का फर्क एकदम शीशे की तरह साफ है। एक तरफ धातुएं हैं, एकदम सख्त, इन्हें पीटकर पतली चादरें बना लीजिए या खींचकर लंबे तार, जिसे विज्ञान की भाषा में आघातवर्धता और तन्यता कहते हैं। और हाँ, ये ऊष्मा की बेहतरीन सुचालक भी होती हैं। दूसरी तरफ हैं अधातुएं। ये बेचारी थोड़ी नाजुक होती हैं, भंगुर होती हैं, जरा सा जोर लगाओ और टूट गईं, और इनमें कोई खास चमक भी नहीं होती। लेकिन भाई, केमिस्ट्री बिना अपवाद के कैसे हो सकती है? नियम तोड़ने वालों की तो यहाँ भरमार है। अब मर्क्यूरी को ही ले लीजिए, है तो धातु, लेकिन रूम टेम्परेचर पर भी पानी की तरह बहती है। गैलियम और सीजियम तो हथेली पर रखते ही शरीर की गर्मी से पिघलने लगते हैं, सच में। और आयोडीन है अधातु, लेकिन चमक किसी हीरे से कम नहीं। ग्रेफाइट को तो हम सब जानते हैं, अधातु होकर भी करंट पास कर देता है ना कमाल की बात। अब आते हैं भाग 2 पर, रासायनिक टकराव और अभिक्रियाशीलता। भौतिक रूपरंग तो देख लिया, अब देखते हैं कि जब इन तत्वों को आपस में टकराने के लिए मजबूर किया जाता है तो क्या होता है। यहाँ हम बात करेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड्स की। अंग्रेजी में कहें तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ये बड़े दिलचस्प होते हैं, बिल्कुल किसी डबल एजेंट की तरह। उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड को देखिए। ये एसिड और बेस दोनों के साथ मजे से रिएक्शन कर लेता है और लवण तथा जल बनाता है। मतलब जैसी परिस्थिति वैसा रूप। यह प्रकृति की एक बहुत ही अनोखी अनुकूलन क्षमता है। इस पूरी कहानी में एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है, सक्रियता श्रेणी या रिएक्टिविटी सीरीज। इसे आप तत्वों का एक पावर स्ट्रक्चर या पदानुक्रम मान सकते हैं। सबसे ऊपर बैठे हैं पोटेशियम और सोडियम जैसे अत्यधिक अभिक्रियाशील बाहुबरी तत्व। ये इतने आक्रामक होते हैं कि अपने से नीचे वाले कमजोर तत्वों को उनके यौगिकों से धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। सीधा सा नियम है, जो ताकतवर है वो कमजोर को हटा देगा। अच्छा, जो इस पदानुक्रम में सबसे नीचे हैं, जैसे सोना और प्लैटिनम, ऐसा लगेगा कि वो तो एकदम सुरक्षित है, लेकिन उनकी भी एक बड़ी कमजोरी है, एक्वा रेजिया, जिसे रॉयल वाटर भी कहते हैं। ये सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3:1 का ऐसा खतरनाक और संक्षारक मिश्रण है जो सोने जैसी अघुलनशील और जिद्दी धातु को भी पूरी तरह से गलाकर रख देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भाग 3 की ओर, आयनिक आबंधों की शक्ति। अब थोड़ा अदृश्य आणविक दुनिया में झांकते हैं और देखते हैं कि ये तत्व आपस में कैसे जुड़ते हैं। जब एक धातु और एक अधातु आपस में मिलते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनों की अदला बदली करते हैं, जिससे बनते हैं आयनिक यौगिक। हमारे घरों में रोज इस्तेमाल होने वाला साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड इसका एकदम परफेक्ट उदाहरण है। इनमें विपरीत आवेशित आयन होते हैं जो एक दूसरे को इतने भयंकर आकर्षण बल से पकड़े रहते हैं कि पूछिए मत। और इसी मजबूत बॉन्ड की वजह से ये आयनिक यौगिक बहुत ही सख्त और ठोस होते हैं। इनको पिघलाना या उबालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत ज्यादा होते हैं। एक और मजेदार बात बताऊं, ठोस अवस्था में ये बिल्कुल करंट पास नहीं करते, लेकिन जैसे ही आप इन्हें पानी में घोलेंगे या पिघलाएंगे, इनके आयन्स आजाद हो जाते हैं और ये बेहतरीन सुचालक बन जाते हैं। अब बारी है भाग 4 की, छिपे हुए खजाने निकालना। एक बड़ा सवाल ये है कि जमीन के इतनी गहराई में दबे ये तत्व कारखानों और हमारे घरों तक आखिर पहुंचते कैसे हैं? देखिए, हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत में खनिजों का खजाना भरा पड़ा है, लेकिन औद्योगिक दुनिया को हर खनिज से मतलब नहीं होता। उनकी नजर होती है अयस्कों पर, यानी ओर्स पर। अयस्क वो खास खनिज हैं जिनमें किसी विशेष धातु की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और सबसे बड़ी बात, जिनसे धातु को कम खर्चे में और आसानी से निकाला जा सकता है। आखिर आर्थिक फायदा भी तो देखना है ना।
मेटलर्जी या धातु विज्ञान की ये जो पूरी यात्रा है, ये मुख्य रूप से 3 बहुत ही लॉजिकल स्टेप्स में होती है। स्टेप 1, अयस्क की साफ सफाई, मतलब उसमें से मिट्टी और रेत जैसी अशुद्धियों को हटाना, जिसे गैंग कहते हैं। स्टेप 2, धातु का निष्कर्षण, जो उसे गर्म करके या इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए होता है। और आखिरी स्टेप, धातु का परिष्करण, मतलब उस निकाली गई धातु को 100% शुद्ध करना। अगर हम मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं की बात करें तो उन्हें निकालने से पहले उनके ऑक्साइड्स में बदलना पड़ता है। इसके 2 तरीके हैं, या तो बहुत सारी हवा की मौजूदगी में उन्हें गर्म करें, जिसे भर्जन या रोस्टिंग कहते हैं, या फिर सीमित हवा में गर्म करें, जिसे निस्तापन या कैल्सिनेशन कहा जाता है। एक बार ऑक्साइड बन गया तो समझो आधा काम हो गया। शुद्ध धातु निकालना बहुत आसान हो जाता है। अब जरा इस चमत्कार को देखिए, थर्मेट रिएक्शन। इसमें आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम आपस में रिएक्ट करते हैं, और पता है क्या होता है, इतनी ज्यादा ऊष्मा निकलती है कि जो लोहा बनता है वो सीधा लिक्विड फॉर्म में होता है। इसी वजह से रेलवे पटरियों में आई दरारों को वेल्ड करने के लिए फील्ड में सीधे तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक रासायनिक अभिक्रिया का ये एकदम प्रैक्टिकल और पावरफुल इस्तेमाल है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, भाग 5, धातुओं की सुरक्षा और पूर्णता। जमीन से इतनी मेहनत से निकाली गई इन धातुओं को अगर ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाए तो हवा और नमी इन्हें बर्बाद कर देगी। लोहे में जंग लगना या चांदी का काला पड़ना तो हम सबने देखा है। इसे ही संक्षारण यानी कोरोजन कहते हैं। लेकिन इंसानों ने भी इससे बचने के कमाल के तरीके ढूंढ निकाले हैं, जैसे पेंट कर देना या गैल्वनाइजेशन यानी यशद लेपन, जिसमें लोहे पर जिंक की पतली परत चढ़ा दी जाती है। एल्यूमिनियम को बचाने के लिए एनोडीकरण का भी इस्तेमाल होता है। किसी धातु को एकदम परफेक्ट और उपयोगी बनाने का सबसे शानदार तरीका है उसकी मिश्र धातु यानी अलॉय बनाना। ये 2 या उससे ज्यादा धातुओं का ऐसा समांगी मिश्रण होता है जो उनकी पूरी प्रॉपर्टीज ही बदल देता है। तांबे और जिंक को मिलाइए तो मजबूत पीतल बन जाता है, जिससे शानदार बर्तन बनते हैं। और लेड में टिन मिला दें तो सोल्डर बन जाता है, जो बिजली के तारों को वेल्ड करने के काम आता है। अब 22 नंबर को ही ले लीजिए। ये एक बहुत ही रोचक तथ्य है कि एकदम शुद्ध सोना हमेशा 24 कैरेट का होता है, लेकिन वो इतना नर्म होता है ना कि उससे आभूषण बन ही नहीं सकते। इसीलिए तो 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है कि इसमें 22 हिस्से शुद्ध सोना होता है और बाकी के 2 हिस्से तांबा या चांदी मिला दी जाती है, ताकि गहनों को वो जरूरी मजबूती मिल सके। तो सोचिए, रसायन विज्ञान के इन गजब के बुनियादी नियमों और शानदार अपवादों को समझने के बाद इस निर्मित दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाता है ना? जरा नजर दौड़ाइए अपने चारों तरफ। कौन जाने अभी इसी कमरे में कितनी ऐसी मिश्र धातुएं और सुरक्षित धातुएं छिपी हों, जिनकी अपनी एक पूरी रासायनिक यात्रा रही है। अगली बार आसपास की चीजों को जरा गौर से देखिएगा। इस रोमांचक एक्सप्लेनर में बस इतना ही।